वेलकम बैक आर स्टडी चैनल एजुलर्न। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। उनके बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन करके यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर देखेंगे उनके आंसर्स। चलो यहाँ पर करते हैं। प्रश्न पहला, अपक्षय की प्रक्रिया से क्या आशय है और ये कितने प्रकार से होता है अपक्षय, राइट। तो अपक्षय उस यांत्रिक और रासायनिक और जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसके कारण शेल एक ही स्थान पर टूटती रहती है, राइट। टूटती फूटती रहती है, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर अपक्षय कह देते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक मिला जुला हुआ प्रक्रिया मतलब एक मिली जुली प्रक्रिया है जिसमें यांत्रिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया के कारण टूटता फूटती हैं चट्टानें, जैविक प्रक्रिया की वजह से टूटती फूटती चट्टानें, राइट। तो इन सब क्रियाओं की मिलने के इन सब क्रियाओं से यहाँ पर क्या होता है, चट्टानें टूटती फूटती हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने प्रकार के अपक्षय होते हैं, यहाँ पर तीन टाइप से यहाँ पर अपक्षय होता है। एक होता है भौतिक अपक्षय होता है, एक रासायनिक अपक्षय होता है और तीसरा जैविक अपक्षय होता है, राइट। तो यहाँ पर आप इतना लिख दीजिएगा, राइट। प्रश्न 2, चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने के क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं, राइट। तो यहाँ पर बताना है कि चट्टानें जब फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, ये क्यों फैलती सिकुड़ती हैं और इसके परिणाम क्या होते हैं और फैलने सिकुड़ने से क्या होगा, राइट। चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने के कारण क्या है, वो है तापमान और दबाव, राइट। तो टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से ऐसा होता है और ऐसा होने से क्या होगा, चट्टानें टूट जाएंगी, राइट। उनमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, फ्रैक्चर पड़ जाएंगे, दरार पड़ जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान है, राइट। तो अब हम चलते हैं प्रश्न 3, अपवर्तन चक्र एरोजन साइकिल किसे कहते हैं, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर बहिर्जात बल, बहिर्जात मतलब आउटर फोर्सेस, राइट, जैसे कि जल, हवा, ये द्वारा उत्पन्न प्रक्रिया, राइट, जिसके कारण मृदा की जो ऊपरी सतह है उसका अपरदन, परिवहन और निक्षेपण यहाँ पर शामिल होता है, राइट। और अपरदन यहाँ पर चक्र कहलाता है। तो यहाँ पर एक ऐसी प्रोसेस जिसमें यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होता है, बल लगता है और इसमें क्या होता है, उस ऊपरी मृदा का यहाँ पर फ्लो अपरदन होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर परिवहन होता है और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। तो इस तरीके से ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, राइट। यहाँ पर जो है, यहाँ से क्या होगा, बाह बल के वजह से, बाह बल क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि पवन, हवा जिसे हम कहते हैं, और वल यहाँ पर वर्षा की बात करें, वर्षा जल, या फिर हम बात करें नदियों की बात करें, तो यहाँ से क्या होगा, अपरदन होगा और अपरदन से यहाँ पर जब वो नदियाँ यहाँ पर जब युवावस्था में होंगी तब ऐसा अपरदन की प्रोसेस होती है। जब वह यहाँ पर मध्य भाग में बात करें तो जब वह प्रौढ़ावस्था में आ जाती है तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, राइट। और जब वो वृद्धावस्था में आ जाती है, जो उसका जो लास्ट फेस होता है, तब यहाँ पर ये निक्षेपण का काम होता है, राइट। तो यहाँ पर इतना लिख दीजिए, काफ़ी है। प्रश्न 4, नदी महाकड्ड का निर्माण किस प्रकार करती है, इसके दो उदाहरण आपको बताना है। तो नदी लगातार क्या करती है, अपनी तली का कटाव करते रहती है, जिस वजह से यहाँ पर महाकड्ड का निर्माण हो जाता है, राइट। जिसके किनारे के जो ढाल होते हैं बहुत ही खड़े होते हैं एकदम, ठीक है। और आपको यहाँ पर जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो चंबल नदी में आपको ये महाखड्ड देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अब प्रश्न 5, पवन निक्षेपण से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति के बारे में बताना है। यानी कि पवन के निक्षेपण से भी बनती हैं बहुत सारी आकृतियाँ और पवन के अपरदन से भी बनती हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर बताना है स्थलाकृति के बारे में, निक्षेपण से कौन सी बनती है। तो यहाँ पर हमने बताया है सैंड दून। तो सैंड दून एक होती है यहाँ पर छत्रक, यानी कि मशरूम रॉक, राइट। यहाँ पर लेकिन हम यहाँ पर क्या बताया, सैंड दून बताया है। तो यहाँ पर क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो बालू होती है, राइट, बालू यहाँ पर लिख दीजिएगा, बालू, ठीक है। बालू रेत युक्त हवाओं के मार्ग में जब कोई अवरोध या बाधा आ जाती है तब यहाँ पर पवन के निक्षेपण से सैंड दून का निर्माण होता है। यानी कि जब यहाँ पर जितनी भी डेजर्ट एरिया होता है, सूखा क्षेत्र होता है, जब वहाँ पर पवनें चलती हैं और पवनों के मार्ग में यदि कोई अवरोधक आ जाता है, और चूँकि यहाँ पर पवनें क्या करती हैं, अपने साथ क्या कैरी करके ले जाती हैं, कण यहाँ पर कैरी करके ले जाती हैं, और जहाँ पर भी ये टकराएंगी तो वहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सैंड दून कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर प्रश्न 6, समुद्र जो समुद्री लहरों के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम बताना है। यानी समुद्री लहरें भी लगातार कटाव करती होंगी,
अपर्दन, ठीक है, इरोजन करती होंगी और निक्षेपण भी करती होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। तो अपर्दन से यहाँ पर कौन कौन सी, जैसे समुद्री गुफा, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार जो समुद्री तरंगें हैं, वेव्स हैं, लगातार इसमें क्या करती रहती हैं, इसमें यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ पर से टकराती रहती है, जिससे यहाँ पर क्या निर्मित हो जाती है, एक गुफा की जैसे यहाँ पर आकृति बन जाती है। और लगातार यहाँ पर और यहाँ पर टकराते रहने से ये जो गुफा है, इसके अगल बगल के जो किनारे हैं और भी यहाँ पर विस्तृत चौड़े हो जाते हैं, और जिससे यहाँ के ऊपरी छत ही यहाँ पर दिखाई देती है, जिससे हमें क्या कहते हैं, तटीय महराव। इस तरीके से ये तटीय महराव बन जाता है। और आगे चल के इसी में और भी यहाँ पर लगातार इसका अपर्दन और इरोजन होता रहता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बिल्कुल खड़ी ढाल वाले यहाँ पर क्या बन जाते हैं, दो खंभे जैसे दिखाई देते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, स्टैक। इस तरीके से आप यहाँ पर ये आपकी स्थलाकृति आपको समुद्री क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है, राइट। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न 7, नदी अपर्दन कितने प्रकार का होता है, राइट। तो जो रिवर इरोजन है वो कितने टाइप से होता है, उनके बारे में आपको बहुत ही शॉर्ट शब्दों में बताना है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं नदी अपर्दन 4 प्रकार से होती है, राइट। पहला होता है अपघर्षण। तो अपघर्षण का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहुत ही हमने यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में इसे यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। शैल कण आपस में क्या होते हैं, जब यहाँ पर शैल कण का मतलब यहाँ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़, जब शैल कण आपस में खुरसते मतलब रगड़ते हैं, और साथ में यहाँ पर नदी तल में यहाँ पर रगड़न पैदा करते हैं, तो यहाँ पर प्रवाह मार्ग का भी कटाव करते चलते हैं। इससे क्या होता है, ये जब छोटे छोटे यहाँ पर कंकड़ पत्थर बन जाते हैं जो नदियों के साथ बह जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट बिलियन, बिलियन जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। घुलनशील कणों का जब यहाँ पर, घुलनशील कणों मतलब यहाँ पर जैसे कि कोई चूना पत्थर है, राइट, तो वो घुलता है पानी में, जब वह जल के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो नदी में शीघ्र घुल जाएगा और वो नदी के साथ बह जाएगा। और थर्ड क्या है, भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति मतलब यहाँ पर नदी बहुत ही नदी का जो वेग होता है बहुत ही तीव्र होता है। जब यहाँ चलेगी मतलब प्रवाहित होगी नदी, तो क्या करेगी, चट्टानों को ढीला कर देगी, है ना। इसका पानी जब यहाँ उधर यहाँ वहाँ यहाँ पर उछलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका पानी यहाँ पर क्रैक्स में भर जाएगा, और क्रैक्स में जब पानी भरेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो क्रैक्स ढीले पड़ जाएंगे, और यहाँ पर चट्टानें टूटकर ढीली पड़कर वहाँ पर नदियों में बह जाएंगी, राइट। और अब फोर्थ है सन्निघर्षण, राइट। जब छोटे छोटे कण आपस में टकराते हैं और टकराते हुए किसी बड़ी चट्टान को यहाँ पर टकराते हैं, खुरचते हैं और उसे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिस और ये टुकड़े कहाँ होते हैं, नदी में बह जाते हैं, राइट। और नदी भी यहाँ पर इन कणों को बहाकर ले जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, राइट। तो इन तरीकों से यहाँ पर नदी अपर्दन होता है, राइट। तो नेक्स्ट लिखें प्रश्न 8, एस्चुरी का निर्माण किस तरीके से होता है, किस प्रकार होता है, और भारत में कौन सी नदियाँ यह स्थलाकृति निर्मित करती हैं, राइट। तो बताना है आपको एस्चुरी का निर्माण कैसे होता है और भारत में कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, राइट। जब नदी गहरी और सकरी घाटियों से होकर प्रवाहित होती है, राइट, जब अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को समुद्र के किनारे ना लाकर वो क्या करे, अपने समुद्र में ही अपने जो अवसाद है, अपने अवसादों को समुद्र में ही गिरा देती है। और जब वो समुद्र के पास ले जाती है अपने अवसादों को, तो यहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट होता है, राइट, समुद्र का और यहाँ पर नदी के मुहाने का, वहाँ पर समुद्री वेगों की वजह से यहाँ पर जो अवसाद है वो समुद्र में बहा लिए जाते हैं, राइट। इस प्रकार यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नदियाँ की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, माही, ये कुछ यहाँ पर नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, राइट। तो प्रश्न 9, मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं और किसी एक कारक की मृदा निर्माण संबंधी प्रक्रिया के बारे में लिखो। तो यहाँ पर निम्नलिखित कारक हैं। यहाँ पर पैतृक चट्टानें, जो यहाँ पर बता सकते हैं, पैतृक चट्टानें होती हैं जिसे मूल चट्टानें भी कहते हैं। सतही आकार, ठीक है, और समय काल, जलवायु तथा वनस्पति और जीव जंतु आदि यहाँ पर क्या करते हैं, ये मृदा के बनाने में यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर यहाँ पर कारक का आपको क्या बताना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है। तो खनिजों से युक्त अंतर्निहित चट्टान, अंतर्निहित का मतलब जो हमारे यहाँ पर भूपर्पटी के अंदर रहती है, चट्टान को यहाँ पर मूल चट्टान कहते हैं। और इन्हीं चट्टानों के जब अपक्षय होता है, राइट, और अपक्षय से क्या होता है, यहाँ पर मृदा निर्माण हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो भी सामग्री प्राप्त होती है, यह चट्टान मृदा के रंग, रासायनिक संगठन, उसके गठन और मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा।
प्रश्न 10, यहाँ पर मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, लिखिए आप। राइट, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों को मृदा संरक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। राइट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर उपाय कि यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखना है वनों को संरक्षित करके, क्योंकि ये मृदा को क्या करते हैं, मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। उनकी सड़ी पत्तियाँ क्या करती हैं, मृदा उर्वरता को बढ़ाती हैं। तो आपको अगर इतना लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही काफ़ी होगा, एक एक पॉइंट लिख दीजिएगा। वनों को संरक्षित करके, पौधारोपण करके, क्योंकि पौधारोपण होगा तो क्या होगा, बंजर भूमि पर करके पौधारोपण, और सड़कों के दोनों किनारों पर अगर आप क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। राइट, अति चराई पर प्रतिबंध करके। राइट, जानवरों के खुर क्या कर देते हैं, यहाँ पर मृदा की उर्वरता को यहाँ पर नष्ट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अति चराई पर रोक लगा सकते हैं और सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण करके, या अधिक से अधिक अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बाढ़ नियंत्रण होगी। सीढ़ीदार खेती करके, अब सीढ़ीदार खेती कहाँ पर होगी, पर्वतीय क्षेत्रों में होगी, और सीढ़ीदार खेती यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर विधि है।